बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान के लिए एक मरतबा फिर इज़्ज़त का दिन, फ़ख्र का दिन, कामयाबी का दिन, जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बीजिंग में एक उस परेड का हिस्सा बने जो कि चीन में चीन के सदर की दावत पर वहाँ पर उन्होंने शिरकत की। और चीन में ये परेड इसलिए की जा रही थी कि 80 साला जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद 80 बरस गुजर गए, इस दौरान जो फतूहात उनकी रहीं और ख़ास तौर पे जंग अज़ीम दोम में जो उनकी फतूहात थी, उनकी सालगिरह की तकरीबात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत, ये शिरकत पाकिस्तान के लिए इसलिए भी एज़ाज़ कही जा सकती है कि एक तरफ अमेरिका है जो पाकिस्तान की मसलसल तारीफ़ कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का किरदार हो, यहाँ पर मजबूत क़यादत हो, या इसके अलावा तजारत के हवाले से मामलात हों, या एक ज़िम्मेदाराना सफ़ारती रवैया हो, हमें हर मौके पर तारीफ़ करते हुए और ख़ास तौर पर 10 मई को जो भारत को शिकस्त दी और उसमें भारत के 6 तैयारे मार गिराए, उसका जिक्र करते हुए नज़र आते हैं। तो एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ चीन है, जिसके प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की खसूसी दावत पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज उस परेड में मरकज़ी मेहमानों में शामिल थे। और हमने जो वीडियोस देखी, जो तस्वीर देखी, उसमें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हमें चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ साथ रशियन प्रेसिडेंट वो जो वहाँ पर मौजूद थे, व्लादिमीर पुतिन की बात कर रहा हूँ, उनके साथ हमें सफ़े अव्वल में नज़र आए। ये तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए वहाँ पर जो किरदार अदा किया और जिस तरह अपनी सिफारती ज़िम्मेदारियाँ अदा की, ये एक तारीख़ का हिस्सा बन चुका हुआ है। जिस तरह वहाँ पर उनकी मुलाकातें हुई तुर्की के सदर से लेकर आज़रबाईजान के सदर तक और आज़रबाईजान के सदर से लेकर ईरान के सदर तक, तो आज भी मैं देख रहा था कि जब हम इस परेड की बात कर रहे हैं जिसको चीन अपने फ़ख्र के तौर पर और आइंदा के रोड मैप के तौर पर पेश कर रहा है, तो वहाँ पर हमें इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, उज़्बेकिस्तान, ईरान, कंबोडिया, इसके साथ साथ आर्मीनिया, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, यानी कि आप तमाम अहम ममालिक जो हैं उनकी बात कर लें खित्ते की, तो वो हमें वहाँ पर नज़र आए। लेकिन इसमें एक और अहम बात यह है कि हमें वहाँ पर नरेंद्र मोदी आउट नज़र आए। ये भी एक अहम पेशरफ्त है, क्योंकि जब हम चीन के हमसायों की बात करते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही चीन के हमसाए हैं। और जब हम इसकी मज़ीद तफसील में जाते हैं तो ये नज़र आता है कि शायद चीन ये इस वक्त चूँकि इंडिया उनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो चीन जो है वो नरेंद्र मोदी को कोई अहमियत दे। लेकिन नज़र ये आया कि जब वाशिंगटन की तरफ से एक सर्द मौरी है या उसको औकात में रखा जा रहा है दिल्ली को, तो हमने ये देखा कि बीजिंग ने भी इंडिया को और दिल्ली को अपनी औकात में रखा हुआ है। और ये मामलात इतने तल्ख हैं और इतने ख़राब होते चले जा रहे हैं कि हमें यह भी नज़र आता है कि इंडिया ने अमली तौर पर यह तस्लीम कर लिया है कि चीन के साथ उसके ताल्लुकात की बहाली कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि इससे पहले जयशंकर जो कि चीन में सफ़ीर भी रह चुके हुए हैं इंडिया के और इस वक्त इंडिया के वज़ीर ख़ारिजा, वो हमें नज़र नहीं आए नरेंद्र मोदी के साथ। और इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया भी इस पर सवालात उठा रहा है कि क्या वजह है कि जब नरेंद्र मोदी जापान और चीन के इतने अहम दौरे पर थे और जब वो SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे थे, तो क्यों उनके भारत के वज़ीर ख़ारिजा जो थे वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ मौजूद नहीं थे? क्या इसकी वजह ये है कि चीन इंडिया के हवाले से और ख़ास तौर पर जयशंकर के हवाले से ख़ुसूसी तहफ़्फ़ुज़ात रखता है और चीन जो है वो उसकी नाराज़गी है इस हवाले से और वो जयशंकर को देखना भी पसंद नहीं करता? क्योंकि पिछले दौरे के बाद कुछ तलखी पैदा हुई थी, यकीनी तौर पर एक्सपर्ट इसको बेहतर तौर पर बता सकेंगे। लेकिन इसके साथ ही दूसरी ये राय भी दी जा रही है कि भारत के अंदर भी सब कुछ अच्छा नहीं है। अगर हम अमित शाह से लेकर बाकी रहनुमाओं की बात करें बीजेपी की, तो उनके अंदर जो खिचड़ी पक रही है नरेंद्र मोदी और जयशंकर के दरमियान, जो इससे पहले बहुत ही करीब समझे जाते थे और एक दूसरे का अटूट अंग समझे जाते थे, शायद वहाँ पर भी सब कुछ अच्छा नहीं है।
भारत को एक और हजीमत उठाना पड़ रही है जब उसको इन तकरीबात में दावत ही नहीं दी गई जहां पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हमें सफ़े अव्वल में नज़र आए। ये इसलिए भी अहम थी कॉन्फ्रेंस। मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ जाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले सिर्फ चंद अल्फाज मैं चीन के प्रेसिडेंट की उस अहम तकरीर के यहाँ पर ज़रूर बयान करूँगा जिसमें उन्होंने अपने आने वाले दिनों के हवाले से अपनी जो लाहे अमल है, अपनी जो हिकमत अमली है, वो उन्होंने बयान की। उन्होंने कहा कि इंसानियत को आज जंग या अमन में से किसी एक को चुनना है और चीन के अवाम अमन के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि चीन के अवाम तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े हुए हैं, इनकी तरक्की और खुशहाली को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि हम एक ऐसा आलमी निज़ाम चाहते हैं जो इंसाफ और मसावात पर मबनी हो, और सबसे अहम फ़िक्रा, हम जितने भी मजबूत हो जाएं कभी तोसी पसंदाना रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। तो ये जो नुमाइश थी वहाँ पर, परेड थी, और जो तकरीबात हैं वो वहाँ पर जारी हैं। और पाकिस्तान के लिए एज़ाज़ ये है कि आलमी रहनुमाओं के साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पर हमें सफ़े अव्वल में नज़र आते हैं। वहाँ पर हमें अपने वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार नज़र आते हैं। वहाँ पर हमें वज़ीर इत्तलात अतात तारड़ जो है पाकिस्तान की बात करते हुए पाकिस्तान का बयानिया बयान करते हुए नज़र आते हैं। हमें वहाँ पर वज़ीर दाखिला और दीगर रहनुमा भी नज़र आते हैं। और हम ये यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो दोस्ती आगे बढ़ेगी, और कल होने वाली B2B कॉन्फ्रेंस यानी बिज़नेस टू बिज़नेस कॉन्फ्रेंस में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए नए रास्ते निकलेंगे। उस पर कल बात करेंगे, आज की बात आज ही करेंगे। और ख़ास तौर पर ये जो परेड हुई हवाले से मैं बहुत ही मशकूर हूँ। यहाँ पर स्टूडियोज़ में मेरे साथ अहमद बड़ाइच मौजूद है, आप सीनियर तजियाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मैं सब हमें वक्त देने के लिए। इसके साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हामिदुल मशरकी, सीनियर तजियाकार हैं और आलमी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब, बड़े अरसे बाद आपका दीदार हो रहा है, खुशी हुई आपको देखकर। इसके साथ ही मैं मशकूर हूँ अपने दोस्त, अपने भाई मेजर रिटायर्ड मैसम रज़ा का। और दफ़ाई हवाले से चूँकि हमारे तमाम, जब हम आप के रियासती तल्लुकात की बात करते हैं तो हमारे दिफाई तल्लुकात बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, वो किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे जब हम SCO कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, वहाँ पर जाफ़र एक्सप्रेस और खुजदार वाक़े की मज़म्मत एलामिया में जब शामिल होती है तो ये भारत के लिए कितनी बड़ी हज़ीमत है, हमारी कितनी बड़ी कामयाबी है, और हमारे बाहमी तल्लुकात चीन के साथ क्या असर डालेंगे, इस पर भी उनसे बात करेंगे। मेजर रिटायर्ड मैसम रज़ा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अहमद राय साहब आपकी तरफ आऊँगा। बात ये जो आज दिन गुजरा, ये एक मरतबा फिर पाकिस्तान की इज्जत में, शान में, तौक़ीर में इजाफे का दिन था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी क़यादत के साथ हमें सफ़े अव्वल में पहले सबसे आगे नज़र आए, किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप ये देखिए, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, मैं तो यहाँ से अंदाज़ा लगा रहा हूँ आपकी गर्मजोशी से, जिस तरीके से आपने एलेबोरेट किया है, जिस तरीके से आप उस फ़ख्र होता है जी बतौर पाकिस्तानी अहमद भाई, बड़ी खुशी होती है जब हमें इज्जत मिलती है, पाकिस्तान को इज्जत मिलती है। और जिस तरीके से आप नेशनल टीवी पर बैठकर अब स्टेट के चैनल पर जिस तरह आप पूरी गर्मजोशी से बात कर रहे हैं, तो मैं तो उससे थोड़ा सा ये पहले अंदाज़ा लगाऊंगा कि जिस तरह आपने बात की है, ये बिल्कुल पाकिस्तान के लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है। और जिस तरह पूरी दुनिया ने देखा, एक तो फ़तह वो मना रहे हैं 80 साल के बाद चाइना में, जो एक पूरा ताकत का मुजाहरा है, जहाँ पर 26 रहनुमा जो हैं तकरीबन 26 के करीब इस पूरी रीजन के, पूरी दुनिया से आए वहाँ पे बैठे हैं। उनमें एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ भी हैं। हमें तो सबसे ज़्यादा अपने प्राइम मिनिस्टर अच्छे लगेंगे वहाँ पर जाते हुए, क्योंकि ये जो एक फ़तह का जश्न था, उसमें मैं आपको 2-3 दिन के लिए पहले पीछे लेकर जाता हूँ। SCO के इजलास पे आपने देखा और पूरी दुनिया ने ये बात देखी कि किस तरीके से आलमी रहनुमा जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के साथ मिल रहे थे सही, और जो मुसाफा हो रहा था, जो हैंडशेक था, जो गले मिल रहे थे, और वो एक आलमी मंजरनामे पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिल्कुल छाए रहे। और उनका जो अंदाज़ है, उनका जो गुफ्तगू का तरीक़ाकार है, जो डायलाग करने की एक बात है, जो उनकी जो अपनी एक शख्सियत है हमारे वज़ीर आज़म की, वो भी पूरी सफारती अदाब के मुताबिक है। उनको पता है कि जब मैंने अपने बरादर मुल्क से मिलना है, अर्दवान से मिलना है तो गर्मजोशी से मिलना है, जब मैंने प्यूटन से मिलना है तो संजीदगी से मिलना है, जब मैंने दीगर ममालिक से मिलना है तो उनसे मैंने गले मिलना है। बिल्कुल, वो बड़ा ज़बरदस्त सारे का सारा जो रहा। मैं दोबारा आज की तकरीब के हवाले से खाते मोदी उसमें मुझे आउट नज़र आए। मेजर रिटायर्ड मैसम रज़ा हमारे साथ मौजूद है। मैसम साहब, किस तरह देखते हैं आज की तकरीब को, और ख़ास तौर पे जब हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर
रूस, शुमाली कोरिया और चीन, और उनमें हमारे वज़ीर आज़म उनके साथ मौजूद, ये क्या सूरत हाल बन रही है, इसका क्या इम्पेक्ट आ रहा है, और मोदी वहाँ से आउट, ये किस तरह देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई, पहले तो मैं हमेशा की तरह आपका मशहूर हूँ कि बड़े अहम मौजू पे आप हमें इस काबिल समझते हैं। देखें, फ्रॉम द डे वन, जब से ये एससीओ शुरू हुआ है कॉन्फ्रेंस, और ये मेला सजा है, पता नहीं क्यों सम, और बिल्कुल मैं आपको ना अनऑर्थोडॉक्स, मैं आपको ट्रू फीलिंग अपने दिल की इस वक्त बताने लगा हूँ कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था वो सारे नज़ारे देख के, वो मुलाकातें देख के, फिर आज का शो देख के, कि ये सारे का सारा मेला सजा ही मोदी साहब के सर में जूते मारने के लिए था और अच्छा। बुला के सामने बिठा के मारने के लिए था। और हमारे बुजुर्ग एक पंजाबी का मुहावरा बड़ा मजे का बोलते होते थे कि किसी भी मुंह से बह के दाढ़ी पुटना, और वो एग्जैक्ट हमने मोदी साहब के चेहरे पे वो सारी चीजें देखी इस एससीओ में। उसके बाद जयशंकर का ना आना, उसका एब्सेंट होना, फिर इंडिया के मीडिया का जो अपना रोना धोना मचाना, ये सारे का सारा जो है वो हम तो खामोश तमाशाई बन के एंजॉय कर रहे थे। मगर जिस तरह वो इंडिया मीडिया जो तड़प रहा था, गोदी मीडिया, हमें उस तड़प से पूरे की पूरी अपनी कामयाबी और हमारा सुरखरूपन जो अल्लाह पाक ने हमें इज्जत बख्शी है, उसको एंजॉय करने का मौका मिला। आज का जो नज़ारा था कि दुनिया की तमाम बड़ी आलमी ताकतें बैठी हैं, उनके सरबराहान बैठे हैं, और उसमें व तो इज्जो मन तुशाओ व तो जिल्लो मन तुशाओ, अल्लाह पाक ने जिस भारत और इजराइल के गठजोड़ ने पिछले 30 साल से अपने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करके पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की, उसके सारे का सारा जो बीच चौराहे में इनकी हड्डियां फूटी। और आज जिस तरह हमारे जो पॉलिटिकल लीडरान थे, जिस तरह बीच में बैठे थे, और जो एक फ्रैंकनेस लेवल और जो फील एट होम वाली एक फीलिंग आ रही थी, वो पूरी दुनिया ने उसको एक बड़ी तजिया निगार वाली नजर से देखा है, बड़ा सराहा है। और नजम भाई, मेसन साहब, इससे यही पहले अमन जो एक का, बड़ी खित्ते कामयाबी, में अमन का इससे पैगाम है। पहले जो एक बड़ी कामयाबी हुई वो एलामिये में, और एससीओ सरबराही कॉन्फ्रेंस के एलामिये में, जब हम जाफ़र एक्सप्रेस वाला उसकी मसम्मत डलवा देते हैं, जब हम खसदार में बच्चों की बस के ऊपर, स्कूल बस के ऊपर हमले की मसम्मत डलवा देते हैं, और हम दुनिया को चीख चीख कर बताते हैं, शवायद देते हैं कि इसमें इंडिया मुलव्विस है, और वज़ीर आज़म नरेंद्र, जैसे आप कह रहे हैं कि सामने बिठा कर नरेंद्र मोदी के मुंह पर बैठकर उसकी दहशत गर्दी और उसकी यहाँ पर जो सरपरस्ती है दहशत गर्दी की, उसको एक्सपोज करते हैं, ये भी तो बड़ी कामयाबी है। ये इतनी बड़ी कामयाबी है कि इसको जिस तरह बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में अगर समझा जाए ना, कि वो मोदी साहब जो आए थे वो नमाजें माफ कराने आए थे और रोजे भी साथ ले गए। कि वो एक जो इन्होंने एक पाकिस्तान के ऊपर 30-35 साल से एक जो दहशतगर्दी का एक टैग करने की कोशिश की थी, वो आज जब मेरा ख्याल है कि शायद इसमें भारत के फॉरेन ऑफिस को शुक्रगुजार होना चाहिए पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का, कि शायद उन्होंने, पाकिस्तान नहीं कहा होगा कि अच्छा बीच में इसमें इंडिया का नाम ना डालें, आप सिर्फ एक मजम्मत कर दें, बाकी कसर उनको पीछे रह नहीं गई थी। उनको भी पता था कि ये जो मजम्मत खुजदार के अटैक की हुई है, ये किसकी हो रही है, सही। और उनको भी पता था कि जो जाफर एक्सप्रेस की मजम्मत हो रही है, इसमें रॉ के जो शर्मा हैं, वो अब उसको शर्म से डूब मरना चाहिए कि जिस तरह पूरी आलमी ताकतों ने बैठ के एससीओ में जाफर एक्सप्रेस की जो है वो दहशतगर्दी की मजम्मत की। ये पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की, पाकिस्तान की आर्मी की, पाकिस्तान की उन तमाम अस्करी कुव्वत जो इस दहशतगर्दी में जिन्होंने नबर आजमा हुए हैं, शहीद हुए हैं, जाने दिए हैं, उन सिविल भाइयों की, बहनों की जिनकी जाने गई हैं जाफर, आज ये उनकी एक बहुत बड़ा उनके लिए एक क्रेडिट का दिन था
कि जब इतनी बड़ी आलमी ताकतों ने बैठ के उसको दहशतगर्दी को मजम्मत की और उन कुर्बानियों को सराहा। बिल्कुल सही। मैं हामिदुल मशरकी साहब की तरफ भी जाना चाह रहा हूँ। हामिद साहब, इस वक्त दुनिया में एक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना सिक्का चला रहे हैं। एक तरफ वो मौजूद हैं, वो पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं, दूसरी तरफ चीन मौजूद है, रूस मौजूद है, शुमाली कोरिया मौजूद है। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जहाँ पर एक तरफ से हमारे आर्मी चीफ अमेरिका से तारीफ़ करवाते हैं, दूसरी तरफ से हमारे वज़ीर-ए-आज़म आज लीड करते हुए, फील्ड मार्शल हमारे चीन में साथ मौजूद हैं, दूसरी तरफ वो नज़र आते हैं हमें अपना लीड करते हुए दूसरे ग्रुप में भी। किस तरह देखते हैं इसको, इस कामयाबी को? और फिर मेरा इसी से मिलता हुआ दूसरा सवाल ये होगा कि मैं ये देखता हूँ कि भारत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से 50% टैरिफ लगवाने के बाद और आप ये कहेंगे अच्छे खासे जूते खाने के बाद, यानी कि शायद वो क्वाइट कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ रहे, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि चीन की तरफ चले जाएं, चीन के पास जाके पनाह ले लें, लेकिन आगे से जो जवाब मिला है वो कैसा है? इन दोनों चीज़ों पर तबसरा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया नजम भाई, बहुत शुक्रिया। देखें, मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सफारती तौर पर शायद अपनी कामयाब तरीन वक्त से गुजर रहा है। आपको याद होगा जब ईरानी प्रेसिडेंट आए हुए थे इधर, और जब आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीरें लगी हुई थी इस्लामाबाद में, तो मैंने उसमें भी कहा कि पाकिस्तान की इससे बड़ी सफारती कामयाबी क्या हो सकती है कि एक तरफ से अमेरिका हमारा जो है वो गुण गा रहा है और हमारी जो है वो दोस्ती के चर्चे कर रहा है, और वहीं पर ईरान भी हमारे साथ है, सऊदी अरब भी हमारे साथ है। और एससीओ कॉन्फ्रेंस को देख लें या पूरी सूरत हाल को, खित्ते को देख लें, तो एक बात बड़ी क्लियर समझ आती है, और वो ये कि दुनिया जो है वो फाते मुल्कों और फाते कौमों के साथ खड़ी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस और मार्का हक में कामयाबी हासिल की, उसने जो इंडिया की जो झूठी चौधराहट थी और जो हेजमनी की कोशिशें थी उनको खाक में मिला दिया। उसका नतीजा क्या निकला कि आज पाकिस्तान खित्ते के अंदर एक अहम तरीन मुल्क के तौर पर उभर रहा है और एक ऐसा मुल्क बन गया है जिसकी तरफ मैं समझता हूँ कि अमेरिका भी उससे दोस्ती चाहता है, तो वहीं पर चाइना की दोस्ती जो है वो हमारी लाजवाल है। वहीं आप देखिए कोरिया के शुमाली कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी वहां पर हैं, रशिया भी है। और दूसरी जानिब बार बार मुझे होता है कि इंडिया के साथ जो हजीमत इंडिया को उठानी पड़ रही है वो उस हिंदुत्व आइडियोलॉजी की है, वो उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की है, वो श्रीवास्तव मीडिया ग्रुप की शिकस्त है, उस सारी आइडियोलॉजी की शिकस्त है जो पाकिस्तान की दुश्मनी के अंदर उन्होंने पूरी दुनिया को मिसगाइड किया, पूरी दुनिया को अंधेरे में रखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर अभी जो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इंडिया जो है अगर वो चाइना की तरफ देख रहा है, तो क्या चाइना की तरफ से उसको क्लियर मैसेज नहीं गया कि आप पहले कश्मीर का मसला हल करें, आप सिंथास मुआहदे के ऊपर दोबारा से अमल करें। उस सब के साथ साथ जो 6000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका जो है, जो ऑलरेडी चाइना ने कब्जा कर लिया है, और मजीद जो इलाके हैं गोलवान के और जो दूसरे हैं वो चाइना अपने क्लेम करने जा रहा है। ये सारी सूरत हाल मैं समझता हूं कि तारीख ने एक नया रुख बदला है पिछले चंद माह में, और वो रुख ये है कि इंडिया जो है, जो पाकिस्तान को अकेला करने चला था, आज खुद खित्ते में अकेला है। वो इंडिया जो सुपर पावरों के ख्वाब देख रहा था, आज ये आलम है कि वो तमाम, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो कोई भी मुल्क हो, वो उन सब के साथ उसके ताल्लुकात इसलिए खराब है कि उनका सब बयानिया झूठ पर मबनी था। उनका जो जो मैं ये बार बार कहता हूँ कि जो उन्होंने सुपर पावर और शाइनिंग इंडिया दुनिया को झूठे ख्वाब दिखाए, दुनिया को पता चला ना तो वो टेक्नोलॉजिकली आगे थे, ना वो कन्वेंशनल वॉर में आगे थे, और ना ही उनके अंदर कोई भी किसी भी किस्म की हकीकत या सच्चाई थी। आज मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की कामयाबियों पे पूरी कौम को मुबारकबाद देनी चाहिए। सफारती तौर पर हम वहां खड़े हैं जहां पर दुनिया हमारी अहमियत भी मान रही है, हमारी कामयाबियों को भी तस्लीम कर रही है, और इंशाल्लाह मैं बार बार कहता हूं जब सफारती कामयाबियां हैं वो मुआशी कामयाबियों से जुड़ेंगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की के नए सफर तय करेगा। बिल्कुल सही। मैं इसका ना इंटरनल इम्पैक्ट भी आपसे जानूंगा, लेकिन अभी हामिद साहब के जो गुफ्तगू की उसी से ही एक और सवाल निकला, वो ये है कि आज जो परेड थी और जो नुमाइश थी, और जब हम बात करते हैं कामयाबियों के हवाले से, तो ये एक जंगी ताकत का भी मुजाहरा था। मैसन साहब, आप तो इन चीज़ों के एक्सपर्ट हैं, आप बेहतर तौर पे जानते हैं, आप ये बताइएगा कि जो पॉलिसी ऐलान की गई कि हम जितनी बड़ी मर्जी ताकत बन जाएं, फौजी ताकत बन जाए, हम तोसी पसंदाना अज़ाइम पर नहीं जाएंगे,
तो ये तो एक चीन की तरफ से बड़ा खुश आइंद ऐलान है, और इस मेरा ख्याल है बाकी तमाम जो सुपर पावर्स हैं जो ताकत रखते हैं उनको इसको फॉलो करना चाहिए। नजम साहब, ये बेसिकली इस ऐलान के दो पार्ट हैं। आप अगर इसको एक डिफेंस एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखेंगे तो दिस स्टेटमेंट हैज टू पार्ट्स। एक है कि हम अगर बड़ी ताकत बन भी गए, अब ये वो बंदा बोलता है जो ताकत बन चुका होता है जी। ये उनकी एक, जिसको हम तहजीब के दायरे में जरा नवाजी कहते हैं ना, ये उनका बड़ापन है कि वो अभी भी क्लेम नहीं कर रहे। लेकिन ये दुनिया इस वक्त जानती है कि चीन जो है वो एक बड़ी ताकत बन चुका हुआ है। इकोनॉमिकली तो किसी को शक ही नहीं है, और डिफेंसिवली भी आपको मेरा ख्याल है जिसको शक था वो भी निकल गया हुआ है। अच्छा, अब अगले पार्ट पे आ जाते हैं कि हम इंसाफ के ऊपर मबनी जो है वो दुनिया के ऊपर जो है वो उसको राइज करेंगे, और हम ये चाहते हैं कि हम किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, हम किसी के ऊपर ज्यादती नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये एक मैसेज है पिन्हा तमाम उन ताकतों को जिनके पास आज वो माइट इज राइट समझ के तो आज वो छोटे मुल्कों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मे इट बी एनी कंट्री। आज जिस तरह गजा पिसा हुआ है, आज जिस तरह कश्मीर पिसा हुआ है, आज जिस तरह मजलूम मुसलमान और इंडिया के अंदर मजलूम अकलीतें चाहे वो सिख हैं, जिस तरह वो पिसी और जुल्म का शिकार हो रहे हैं। ये मैसेज था उन तमाम ताकतों को कि बी कॉशन। अब ये ताकत वो है जो ये कह रही है कि हम नाइंसाफी नहीं चाहते। मीन्स कि अगर कहीं नाइंसाफी होगी तो वी विल टेक द स्टैंड, हम मजलूम के साथ खड़े होंगे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये इसको एक सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज ना समझा जाए। मेरे नजदीक एज ए डिफेंस एनालिस्ट, एक मैं तालिब इल्म हूं, मेरे नजदीक इस पूरी एससीओ का जो हासिल था वो ये जुमला था, और इसके अंदर एक बहुत डीप मैसेज है, और ये एक पूरी अगला मैं समझता हूं कि ये अगले 10 साल का वर्ल्ड ऑर्डर दे दिया जाएगा। सही। और सही। तमाम वो मुल्क जो इस चीज की नफी करना चाहते हैं या कर रहे हैं या सोच रहे हैं, या जो अखंड भारत का ख्वाब सोच रहे हैं, या जो चंकिया कुतलिया की एजुकेशन के अभी भी उसका डंका पीट रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनको अब होश के नाखून लेने चाहिए, ग्राउंड रियलिटीज देखनी चाहिए। अब बात ट्रेड की, अमन की, मोहब्बत की, क्लाइमेट चेंज की उनको करनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप एक जो मैसेज की बात कर रहे हैं, तो चूँकि अहमद वड़ाई साहब जो हैं डोमेस्टिक अफेयर्स के और इंटरनल जो हमारी पॉलिटिक्स है उसके भी एक्सपर्ट हैं ठीक ठाक किस्म के। एक मैसेज मैं देख रहा था, अहमद साहब वहाँ से मौसूल हुआ। आपने एक तस्वीर देखी होगी कि शी जिनपिंग के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, और हमारे फील्ड मार्शल खड़े हुए हैं। फील्ड मार्शल इस दौरे में बिल्कुल जो हैं लीड कर रहे हैं, और मिलिट्री डिप्लोमेसी ज़ाहिर है वो हमारे ख़ित्ते में और हमारी फॉरेन अफेयर्स में बड़ी अहमियत रखती है। तो इससे एक मैसेज ये आया कि हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो एक दूसरे के साथ खड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ यकजान है, और जो लोग ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कोई दरार आ रही है या यहाँ पर कोई उनके मकासद की तकमील के लिए कुछ और होने जा रहा है, या इंटरनेशनल आप इस्टेब्लिशमेंट से लेकर अपनी नेशनल इस्टेब्लिशमेंट तक आप आ जाएं, तो आपको एक मजबूती, इस्तेहकाम और यकजान होने का तासुर मिलेगा। ये मैसेज भी आया वहाँ से। जी बिल्कुल, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय भी नहीं है। आप देखिए कि जब हमने मार्का हक में फ़तह हासिल की है और पूरी दुनिया में जब हमने झंडे गाड़े हैं और कम वसाइल में रहते हुए हमारी जो मिलिट्री है, जब उन्होंने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्कीर बनाया है, तो फौरी तौर पर आप देखिए कि अमेरिकन जो है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने फील्ड मार्शल को जैसे दावत दी, वाइट हाउस में बुलाया और एक जो है वो वहाँ पे खाना दिया। और ये देखिए कि हमारे लिए एजाज़ की बात है, 2 महीनों में 2 दफ़ा बुलाया गया। और ये देखिए कि आपने जैसे वो ताकत की बात की, यानी कि हमारी जो अस्करी ताकत है अल्लाह के फजल करम से, उसमें
में ये देखिए कि 250 साल जो अमेरिका की तकरीबात हुई हैं उसमें फील्ड मार्शल फिर मेहमान खसूसी थे और वो वहाँ पर मौजूद रहे। और सेंट काम के जो सरबराह है, मैंने खुद ये बात देखी और आपके भी मुशाबे में ये बात आई होगी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो लोग हैं उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ा एक दो टोक मौक़िफ़ रहा है। ये बड़ी आप वैसे बड़ी अहम बात कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान हमेशा से ये एक तासुर दिया जाता रहा पाकिस्तान के दुश्मनों की तरफ से कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से पहचाना जाए, लेकिन अब ये तासुर तब्दील किया गया। हमने ये बताया है कि हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार मुल्क हैं, हम तो खुद 90,000 जानों की कुर्बानी दे चुके हैं, हमारी फ़ौज तो खुद दहशतगर्दियों से लड़ रही है, हम तो खुद $1.5 अरब का नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं, हम तो खुद इसका शिकार हैं। और आज भी वो सिलसिला देखिए जारी है। कल भी एक सानिया हुआ, आज देखिए वो जलसे में जिस तरह एक सानिया हुआ है, तो ये हम तो रोज़ जाने दे रहे हैं। और चाइना ने ये बात तस्लीम की, चाइना ने ये बात दो टोक अंदाज में की। और इस एलामी में आप देख लें, एसयू के एलामी में इसमें भी कहा गया कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है बड़ा वाज़ेह है दहशतगर्दी के खिलाफ। हम अगर खुजदार की बात करते हैं जो एलामी में आ गया, अगर इसमें दूसरा जो स्कूल बस पे या जो दूसरा जो हमला हुआ था, 2 हमले हुए जाफर एक्सप्रेस का, उसमें देखिए कि पाकिस्तान ने एक बेशुमार अपनी जानों का नजराना पेश किया है। और दुनिया जो है वो हमें इज्जत की निगाह से देख रही है, दुनिया हमें एक वकार की नज़र से देख रही है, चूंकि उसमें 2-3 चीज़ें हमारे स्टेक रहे हैं। एक तो खित्ते के लिहाज से हमने जो है वो अपनी जानें कुर्बान की, खित्ते की जंग अपने ऊपर ली, और जो खित्ते की जो लैद की पसंद तहरीकें हैं, जो दहशतगर्दी है, जो इंतहा पसंदी है, उसको हमने उजागर किया। और दुनिया ने फिर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सच समझा और तस्लीम किया। देखिए कि 40% आबादी के जो सरबराहान थे वो एसयू में मौजूद थे, उनके सामने ये सारा कुछ कहा गया कि पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम किया गया और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। और ये बात रोज़े रोशन की तरह अया है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, पाकिस्तान की टोटल तारीख में जो इस वक्त पूरी दुनिया में इज्जत मिल रही है, वो माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है जो इस वक्त चल रहा है। तो ये बड़ी इज्जत की बात है। जो है इंटरनल जो इश्यूज हैं हमारे, वो इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में हम उसको तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भारत की इंटरनल पोजीशन है, हामिदुल मशरकी साहब, उधर से मुसलसल जो इतलात आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी पिछले इंतखाबात के बाद इन इंतखाबात में जिस तरह वो बैकफुट पर गए, उनकी नशिस्तें कम हुई, वो मुसलसल कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। अब ये इतलात आ रही है कि खुद उनके अपनी सफ़ों में जो है इख्तलाफात पैदा होते चले जा रहे हैं। जयशंकर का ना जाना, अभी तक इसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा रहा कि जयशंकर जो थे इस बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा होते हुए भी मौजूद क्यों नहीं थे। तो मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी जो हैं उनके पाँव उखड़ रहे हैं इंटरनेशनली, तो जो उनके साथ हो रहा है उनके जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें भी उनके पाँव उखड़ रहे हैं। जी बिल्कुल नजम भाई, बड़ी क्लियर सिचुएशन है और वो ये है कि खुद इंडिया के अंदर बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं। बीजेपी के अंदर चाहे वो अमित शाह हो, आदित्यनाथ योगी हो या जयशंकर हो, ये अब बड़ा वाज़े तौर पर एक नज़र आ रहा है कि ये सब समझते हैं कि मोदी ने ना सिर्फ खुद इंडिया को बड़ी शिकस्त से दो चार किया, बल्कि उनकी पार्टी को भी इंतहाई मुश्किलात और शर्मिंदगी का शिकार किया। एक चीज़ आपको बताता चलूँ, वो ये कि अभी अजीत दोवल तो साथ आए हैं, लेकिन इंडिया के अंदर इस बात के ऊपर बड़ी बहस हो रही है और बड़ी बातचीत चल रही है कि जहां जयशंकर नहीं गए वहां अमित शाह भी नहीं गए। और तीसरी बात यह है कि क्या मोदी सरकार चल सकेगी? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसने अपनी कौम को जंग में शिकस्त भी दिलवाई, अपनी कौम के साथ झूठ भी बोला, और उसके बाद आपने देखा होगा कि राज्यसभा और लोकसभा में, यानी उनकी जो लोकसभा में जिस अंदाज में कांग्रेस ने और अपोजिशन ने इनको आईना दिखाया, और राहुल गांधी ने जिस तरह तमाम जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, खुसूसन मोदी को और मोदी के मीडिया को, गोदी मीडिया को जिस तरह हकीकत दिखाई कि जी आपने पूरी इंडिया की कौम के साथ झूठ बोला, इंडिया के साथ धोखा किया। और सबसे बढ़कर ये कि जो इलेक्शन की बात आ रही है, जिस अंदाज में वहां पर उन्होंने कहा कि टेक्निकली इंजीनियर तरीके से किस अंदाज में मोदी जो है वो झूठे मैंडेट के साथ जीतते रहे हैं। अब इतने सारे सवालात हैं कि खुद बीजेपी की जो बुनियादें हैं वो हिल चुकी हैं। और मैंने, आपको शायद याद होगा, मैंने जून जुलाई में कहा था कि मुझे लग रहा है कि अगर बीजेपी ने अपनी सरकार बचानी है तो उनको अब मोदी से जान छुड़ानी होगी। और मुझे अभी भी लग रहा है कि शायद जल्द कोई पार्टी के अंदर से ही एक नया क़यादत आए और मोदी जो है वो अब हमेशा के लिए एक किस्सा पारीना बनेगा, एक शिकस्त खोरदा शख्स की हैसियत से पहचाना जाएगा। बड़ी अहम बात कर रहे हैं इसमें। देखें, एक तो उनका
इंटरनल इख्तलाफात हैं, उनके दाखिली इख्तलाफात हैं, वो सामने आ रहे हैं। मोदी की अपनी ग्रिप जो है कमज़ोर हो रही है। दूसरा, हैरत अंगेज़ तौर पे राहुल गांधी जो कि बड़े इनएक्टिव से बिल्कुल। अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने जिस तरह वोट चोरी के हवाले से, इंतखाबात में धांधली के हवाले से जो एक बड़ी मुहिम शुरू की है, वो भी बड़ी एक मैं समझता हूँ कि मानी खेज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की पॉलिटिक्स में तब्दीली और एक बड़ी तब्दीली जो है वो नज़र आने लग पड़ी है। बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। और देखिए बात यह है कि अब वो जो इन्होंने बिहार के इलेक्शन के लिए ड्रामा किया, पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी बीजेपी की गवर्नमेंट्स हैं या बीजेपी की कंट्रोल्ड रियासतें थी, उनके अंदर उनकी अब कंट्रोल और पॉपुलैरिटी इस वक्त पिछले 2014 के बाद लोअर तरीन सतह के ऊपर है। और वहीं पर उनके सुप्रीम कोर्ट पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, उनके इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि आइंदा की जो इलेक्शन की सूरत हाल है उसके अंदर बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि कांग्रेस का कम बैक होगा। राहुल गांधी ने, आपको शायद याद होगा, 1.5 साल पहले जब कन्याकुमारी से श्रीनगर तक वो वॉक की थी, और उस वॉक के नतीजे में उसने ये कहा था कि जी बीजेपी जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी की वजह से, जो शिद्दत पसंद हिंदू नजरियात की वजह से, खुद जो बीजेपी की वजह से इंडिया के अंदर जो पोलराइजेशन हो गई है, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के से अकलियतें खुद को गैर महफूज महसूस कर रही हैं, और जो मुसलमानों पर जुल्म और सिखों पर जुल्म, उन सबको बड़े क्लियरली पूरी दुनिया ने देखा। और उस मैसेज को राहुल गांधी ने, मैं समझता हूँ, बेहतर तरीके से दुनिया को समझाया कि अब सूरत हाल ये है कि खुद इंडिया की पब्लिक को फैसला करना होगा कि क्या हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ एक तनहा इंडिया, जिसका दुनिया में कोई दोस्त नहीं रहेगा, वो इंडिया इनको चाहिए जो टूटने के दर पे है, जिसमें कई रियासतों में अलहदगी की तहरीक चल रही है, या वो इंडिया जो बेहतर अंदाज में दूसरी अकलियतों के साथ रहे, सेकुलर इंडिया के अंदाज में रहे। और आज का जो इंडिया है, जो मोदी का इंडिया है, उसके अंदर तो आपको पता ही है कि उन्होंने गांधी जी का बापू का स्टेटस खत्म करके और उसके कातिल को, गॉडसे को, हीरो बनाया हुआ है। सो ये सारी सूरत हाल, मेरा ख्याल ये है कि खुद इंडियन अवाम के लिए बड़े सवालिया निशान है, और आइंदा आने वाले दिनों में बिल्कुल सही, बहुत बड़ी बिल्कुल सही। और तब्दीलियां मैं नजर इसका आ रही हैं। एक और भी जो पहलू है, ख़ासतौर पे मैं एससीओ कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ। इससे पहले महसन साहब, अगर हम देखें तो अमेरिका के साथ हमारा एक मुआहदा होता है कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो हैं हम मुश्तरका तौर पे करेंगे। मैं ये एससीओ कॉन्फ्रेंस का एलामिया देख रहा हूँ, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो उससे पहले तकरीर की, फिर जो एलामिया आया, उसमें हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बड़े एक मजबूत पॉइंट के साथ और मजबूत इत्तफाक के साथ नज़र आते हैं। और जिसमें जाफ़र एक्सप्रेस का जिक्र है, जिसमें खुज़दार वाक़े का जिक्र है, उस पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी दस्तखत करने पड़ते हैं उस एलामिये पर। ये जो दहशतगर्दी है, चूँकि ये आपका ख़ास टॉपिक है, मैं रहनुमाई चाहूँगा, क्या हम अब ज़्यादा मजबूती के साथ, ये जो कल वाला वाक़या हुआ बीएनपी की रैली वाला, या इस किस्म के और वाक़यात हैं, हम इनको कुचलने में, इनको रोकने में ज़्यादा मौसर तरीके से आगे बढ़ सकेंगे? बिल्कुल नजम भाई, ये अभी जो पाकिस्तान का एक मौकफ था ये, और हमेशा से रहा है, अब उस मौकफ में पूरी दुनिया उसकी तायद और उसके पीछे लबैक कह रही है कि दहशतगर्दी का ना कोई मजहब है, ना कोई उसकी रियासत है, ना कोई उसकी पॉलिटिक्स है, और ना ही उसका कोई फिरका है। दहशतगर्दी सिर्फ दहशतगर्दी है, चाहे वो किसी ग्रुप की तरफ से हो, चाहे वो किसी रियासत की तरफ से हो। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज है जो दहशतगर्दी से हुआ है, और हम सब जानते हैं कि इसके पीछे कौन सी रियासत खड़ी है और उसके क्या मकासद हैं। उसके बाद अब आ जाए कि जो दहशतगर्दी इस वक्त इजराइल कर रहा है, जो दहशतगर्दी इस वक्त इंडिया के अंदर कर रहा है। बड़ी खूबसूरत बात मुझसे पहले जो साथ बात कर रहे थे कि इस वक्त खुद इंडिया की आवाम जो है वो मोदी की दहशतगर्दी का शिकार हो चुकी हुई है। सही। और अब दहशतगर्दों को अब ये बात समझ जानी चाहिए कि पूरी दुनिया, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो रशिया है, अब पूरी दुनिया इस बात को महसूस कर चुकी है कि अब हमने दहशतगर्दी इस दुनिया से खत्म करनी है। तो अब जो है बात, अब जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि अब बात होगी पीस की, बात होगी अमन की, बात होगी ट्रेड की,
और हमने अब इस दुनिया को एक अमन का गहवारा बनाना है अगर, तो हमें सबको एक पेज पे बैठ के दहशतगर्दी के खिलाफ बात करनी है और उसके ऊपर अमली इकदाम भी लेने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया मैसम रज़ा साहब तशरीफ़ लाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद वड़ाई साहब आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और इस वक्त हम जब ले जा रहे हैं आगे, तो इससे पहले मैं डॉक्टर हमदुल मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, एक चीज़ पे तो हमारा इत्तफ़ाक़ राय यहाँ पर है कि अब हमने आगे बढ़ना है, अमन के लिए आगे बढ़ना है, तरक्की के लिए, और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जो कि वाशिंगटन की तरफ से और अमेरिका की तरफ से आप ये कहें कि अच्छे खासे सख्त जो रद्दअमल था वहाँ से मिला उनकी पॉलिसियों का, उसके बाद वो भागे भागे चीन की तरफ जा रहे थे, लेकिन वहाँ से भी साफ़ और कोरा जवाब लेकर वापस अपने मुल्क पहुँच चुके हुए हैं। और जब वो अपने मुल्क जा रहे हैं तो उनको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वहाँ पर अभी भी चीन में मौजूद है, उनकी कामयाबियों का सफ़र जारी है। अभी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस B2B होने वाली है, उस पर हम कल आपको अपडेट करेंगे कि बिज़नेस टू बिज़नेस कॉन्फ्रेंस जो है ये कितनी अहम है, और उसका पहला फ़ेज़ जो था उसमें हमने क्या कामयाबियाँ हासिल की, और अगला जो फेज़ है उसमें हम सरमायाकारी के हवाले से मज़ीद कितना आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमें एक और भी मसले का सामना है, और वो मसला इस वक्त सैलाब का है। मुझे अफसोस के साथ कहना है कि इससे पहले भी हम भारत की तरफ से दहशतगर्दी और अदम ताउन की बात करते हैं, तो भारत ने एक मरतबा फिर जो सिंध ताज़ मुआहदा है उसको जिस तरह मुअत्तल करने का ऐलान किया, अगरचे आलमी सतह पर वर्ल्ड बैंक की तरफ से या आलमी बरादरी की तरफ से उसको मुस्तरद किया गया और कहा गया कि भारत इसका हक़ नहीं रखता, लेकिन इसके बावजूद भारत जो है वो अब भी सिंध ताज़ मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां अदा करता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। भारत ने एक मरतबा फिर दरियाए चनाब में एक पानी का बड़ा रेला छोड़ दिया है, और इसकी इतला उसने सिंध ताज़ मुआहदे के तहत नहीं दी, बल्कि ज़राए के मुताबिक सफारती ज़राए से बाद में उसने इसको इंटीमेशन की है। अगर हम इस वक्त मौजूदा सैलाब की सूरत हाल को देखें तो पानी का बड़ा रेला जो है वो तेज़ी से सिंध की तरफ बढ़ रहा है, पंजनत के मुकाम से आगे सिंध में दाखिल होगा, और दूसरी तरफ वो रेला जो कि भारत ने दूसरा छोड़ा है वो दरियाए चनाब में आगे बढ़ रहा है। और एक मरतबा फिर हम जब बात करते हैं झंग वगैरह की उन इलाकों की, तो वहाँ पर एक मरतबा फिर हमें एक हंगामी सूरत हाल नज़र आती है। हेड तरीमू जो कि जेलम और चनाब को मिलाता है और 18,000 का मुकाम वो ख़ास तौर पे ख़बरों में आ जाता है। और हुकूमत पंजाब इस वक्त वज़ीर आला पंजाब बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं। हमें हर रोज़ किसी ना किसी शहर में अपने मुतासरीन की दिलजोई करते हुए, वहाँ पर अहकामात जारी करते हुए, इंतज़ामी इक़दामात को देखते हुए हमें वो मुतहरिक नज़र आती हैं। सिंध की हुकूमत अपनी जगह पर इक़दामात कर रही है, कोशिशें कर रही हैं, लेकिन चूँकि ख़तरा जंग की तरफ फिर बढ़ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि उधर की सूरत हाल हम ये जानें कि वहाँ पर क्या इंतज़ामात किए जा रहे हैं, कितने लोग जो हैं वो घरों से बाहर रहने पर मजबूर हो रहे हैं। अली अकबर भिंडर जो कि DC जंग हैं वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, मैं उनकी तरफ जाऊंगा। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम। अली साहब, एक मरतबा फिर दूसरा रेला भी छोड़ दिया गया भारत की तरफ से और वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। क्या सूरत हाल है, ख़ासतौर पर अगर हम जंग की बात करें, क्या ख़तरात हैं इस सैलाब से, कितने लोग जो हैं कितने देहात खाली कराने पड़े, क्या सूरत हाल रही है और हुकूमत क्या इंतजाम कर रही है? जी, हम सैलाब के जो पहले रेले की बात करें तो वो समझे कि बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था और जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्लड था। जो 2014 वाला फ्लड था वो अराउंड 7 लाख क्यूसेक था, तो ये मोर देन 8 लाख क्यूसेक था। और अल्लाह का ये बड़ा शुक्र है कि पानी ज़्यादा था लेकिन नुकसान कम हुआ। हमने बड़े प्रोएक्टिवली जितने भी हमारे फ्लड प्रोन एरियाज से जंग की तहसील, हमारी 4 तहसीलें हैं, जो सबसे ज़्यादा हमारी बैडली इफेक्टेड हुई है वो जंग की तहसील है। वो अराउंड हमारे 137 के करीब मौजा जाता है, जिसमें अराउंड 78 ऐसे मौजा जाते हैं जो फुली अनडेट हुए हैं, बाकी पार्सली हैं। और बाकी जो हमारी तहसील 18 है उसके अराउंड हमारे 40 के करीब हुए हैं। यही हमारा शोरकोट का है। और हमारा आज एक ही साल का बना है साल के बढ़ने की वजह को रावी से जो हमें पानी है, हमारा जो लास्ट वाला मौजा समंदुआना उधर से वो हमारा जो बंद ब्रिज कर गया था। जहाँ तक रिलीफ एक्टिविटीज का तल्लुक है तो वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले वीक से जारी हैं, जिसमें हम हर बंदे को रीच आउट कर रहे हैं। वो ज़्यादा मैसिव हमने इवैक्यूएशन करा ली थी, जो लोग अपने
डेरों पे अभी रह रहे हैं। वो इस चक्कर में है कि जी हमने माल मवेशी की भी हिफाजत करनी है, अपने घरों को भी जो सामान है उसको भी देखना है कि कहीं चोरी ना हो जाए। तो उन लोगों तक भी हम पहुंच रहे हैं। तो हमारे 21 रिलीफ कैंप्स लगे हुए हैं जिसमें लोग हमारे पास आते हैं और सीएम साहब के हमें डायरेक्शंस हैं। हम उनको बड़ा ज़बरदस्त जो है नाश्ता भी दे रहे हैं, लंच भी दे रहे हैं और डिनर भी दे रहे हैं। और जो 7 बच्चे हैं उनको दूध भी दे रहे हैं और फीड हमने स्कूल भी बनाए हैं। अगर किसी बच्चे का कोई इशू हो तो हमने हेल्थ की टीम्स भी जो है ना जी वो ना सिर्फ हमने कैंप्स में बिठाई हैं बल्कि हमारी 10 टीम्स हैं जो जंग को देख रही हैं। वो बोट्स के ऊपर सुबह 10 बजे सामान रखती हैं। उसमें हमारा मेडिकल का डॉक्टर भी होता है, उसमें हमारा ड्राई राशन भी होता है, उसमें हमारा फूड भी होता है। और चारे के लिए जो सबसे ज्यादा आपको पता है जो जिम्मेदारी होती है वो उसके कैटल पे लाइफ स्टॉक पे चारे होती है। तो चारे का भी हमने अरेंजमेंट किया हुआ है। तो गो के अभी अगर हम रिमूव की बात करें तो अभी हमारा 2,50,000 क्यूसेक है पानी, यानी कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। तो यही हाल हमारे जंग का है जो हमारी तहसील है। अब हमारे यहाँ क्योंकि पानी आगे चला गया, जो लास्ट हमारी तहसील है पीपी शाल, उधर हमारी जो थर्स्ट वाटर की आई है वो इंशाल्लाह रात को वो भी डाउन हो जाएगी। क्योंकि अभी जो कादराबाद पे जो सिचुएशन नजर आ रही है वो 5,30,000 का रेला अभी चल रहा है। तो हमारे चिनोड ब्रिज पे पहुंचेगा अराउंड, इट विल टेक अराउंड 8 आवर्स। तो अभी जो चिनोड ब्रिज पे पानी है वो 2,55,000 का रेला है। तो ये कल शाम को हमारे पास पीक आएगी। तो इंशाल्लाह जो हमारा पहला रेला है वो पानी और तकरीबन 6 से 7 फीट डाउन हो गया है। डेफिनेटली लोगों के लिए मुश्किलात हैं। जो लोग बेचारे ज्यादा जो लोग हमने इवैक्यूएट की अपने रिश्तेदारों के पास हैं। कुछ लोग जो है ना जी जंग का कल्चर है, जंग तकरीबन जो फ्लड जो रिवर बेड के अंदर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है लोगों को पता होता है कि हर साल जो है पता भी चलता है तो हमारा मीडियम भी सलाह आता है। तो लोगों का अरेंजमेंट्स होते हैं, लोग रिवर बेड के अंदर बैठे होते हैं, अपनी काश्तकारी करते हैं। अली 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 अकबर भुट्टो साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और इंतजामिया के लिए एक बहुत बड़ा ये भी मसला होता है कि उसने इन लोगों को कायल करना है कि आप अपने घर को छोड़ दें, यहाँ पर ख़तरा मौजूद है। और घर छोड़ना कौन सा एक आसान काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। भरे पूरे घर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली अकबर भुट्टो साहब हमें जंग के हवाले से ख़ास तौर पे और तमाम जो मौसाचात और तमाम इलाके हैं उनके हवाले से अपडेट करने के लिए। लेकिन जिस तरह आप कैंपों में कह रहे हैं, अल्लाह करे कि आप इससे ज़्यादा लोगों को सहूलत दे सकें, इससे ज़्यादा लोगों को आराम दे सकें। ज़ाहिर है घर जैसा आराम तो इसमें नहीं हो सकता। लोग घरे जो अपने भरे हुए घर छोड़ कर आते हैं, उनके ढोर डंगर होते हैं, उनके फसलें होती हैं, वो सारे का सारा नुकसान हुआ। और ख़ुशी सिर्फ़ एक है, वो ये है कि हमारे पास एक ऐसी हुकूमत मौजूद है जो इस तमाम सूरत हाल में अपने अवाम के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अगर चीन में मौजूद है लेकिन वो रोज़ाना बीजिंग से मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ से अपडेट्स ले रहे हैं, अहकामात जारी कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। जिस तरह वो अपने लोगों के साथ हैं, जिस तरह वो उन लोगों की मदद कर रही हैं जो उनके सूबे के गरीब और मजबूर लोग हैं, बल्कि अमीर लोग भी इनमें मुतासर हुए हैं, उन सब के साथ इस तरह मौजूद हैं जिस तरह बच्चों के साथ उनकी माँ मौजूद होती है, उस तरह मौजूद हैं जिस तरह माँ के साथ किसी कोई बेटी होती है। तो बड़ी खुशी इसी हवाले से होती है कि मुश्किल वक़्त तो है लेकिन इस मुश्किल वक़्त में उनके अपने मौजूद हैं, हुकूमत की सूरत में, वज़ीर आला पंजाब की सूरत में, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सूरत में। तो नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना ही, अपडेट करते रहेंगे। आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।